कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तारीख है 18 दिसंबर 2025 और हम पिछले 2 दिनों के कानूनी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और असरदार खबरों पर गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हमारे पास देश भर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कई रिपोर्ट्स हैं। आज का हमारा मकसद इन जटिल कानूनी घटनाक्रमों से सबसे ज़रूरी जानकारी निकालना और ये समझना है कि इनका असल में मतलब क्या है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। जी। शुरुआत केरल के उस बहुचर्चित मामले से करते हैं, वो जो राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर एक लंबा गतिरोध बना हुआ था। हाँ, वो मामला। सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कार्रवाई बंद कर दी है। तो क्या इसका मतलब है कि आखिरकार एक सहमति बन गई है? जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अटॉर्नी जनरल ने बेंच को सूचित किया कि भाई दोनों पक्षों के बीच एक सहमति बन गई है। अच्छा। और इससे हुआ ये है कि राज्य के 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों में जो महीनों से एक प्रशासनिक अनिश्चितता चली आ रही थी, वो अब समाप्त हो गई है। तो ये तो एक अच्छी खबर है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसे एक रचनात्मक निष्कर्ष और एक हैप्पी एंडिंग कहा, लेकिन उन्होंने एक बात और साफ की है। वो क्या? उन्होंने कहा कि इस मामले से जो कानूनी सवाल उठे थे, जैसे राज्यपाल की शक्तियों को लेकर, उन सवालों को भविष्य के लिए खुला रखा गया है। मतलब ये मुद्दा फिर उठ सकता है? हाँ, किसी और मामले में। ठीक है, अब दिल्ली की बात करते हैं। और दिल्ली की बात हो तो प्रदूषण का जिक्र तो आएगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिर से सख्त रुख अपनाया है। क्या ये सच है कि दिल्ली के टोल बूथ बंद हो सकते हैं? देखिए, बंद हो सकते हैं ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन सुझाव बहुत मजबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक लॉन्ग टर्म योजना की मांग की है। और टोल का इससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन सीधा है। एनएचआई ने अदालत को बताया कि एमसीडी जो टोल वसूलती है, उसके कारण बॉर्डर्स पर ट्रकों का भारी जाम लग जाता है। और जाम मतलब गाड़ियां खड़ी हैं, इंजन चालू है और प्रदूषण बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो इसी के जवाब में अदालत ने एक पूर्ण नो टोल व्यवस्था का सुझाव दिया है, ताकि ट्रैफिक की आवाजाही बिना रुके हो सके। ये तो एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर ऐसा होता है तो। बहुत बड़ा। चलिए एक और दिलचस्प मामले पर आते हैं। ये चेक बाउंस से जुड़ा है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसलों पर कुछ संदेह जताया है। हाँ, ये बहुत ही असाधारण और महत्वपूर्ण मामला है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 148 से जुड़ा है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। कहानी ये है कि अगर किसी कंपनी का चेक बाउंस होता है और निचली अदालत कंपनी को दोषी मानती है, तो अपील के दौरान कंपनी को मुआवजे का कुछ हिस्सा जमा करना पड़ता है। ठीक है। अब तक के फैसलों में ये कहा गया था कि ये पैसा जमा करने के लिए आप कंपनी के डायरेक्टरों को व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकते। जिम्मेदारी कंपनी की है, डायरेक्टर की नहीं। ओ, तो अब इसी व्याख्या पर सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट अब ये सोच रहा है कि क्या ये सही है? क्या डायरेक्टरों की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? तो इस सवाल पर विचार करने के लिए मामले को एक बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। अगर ये फैसला बदल गया तो कॉर्पोरेट जगत पर इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। निश्चित रूप से। सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर है। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में अदालत ने एमसीडी के नियमों पर कोई तीखी टिप्पणी की है। तीखी से भी ज्यादा। वो क्या है कि कुछ दावों में नियमों को अमानवीय कहा गया था। इस पर अदालत ने बहुत नाराजगी जताई और कहा, हम आपको दिखाएंगे कि मानवता क्या है। बाप रे। जी, ये टिप्पणी दिखाती है कि अदालत पशु अधिकारों और मानवीय व्यवहार के मुद्दे को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रही है। सही बात है। चलिए अब हाई कोर्ट्स का रुख करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे कई लोगों को राहत मिल सकती है। जी, ये मैट्रिमोनियल लॉ में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। और फैसला क्या है? फैसला ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए जो 1 साल तक अलग रहने की अनिवार्य अवधि थी, हाँ, वो अब हर मामले में अनिवार्य नहीं है। अच्छा, तो अब वो कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो गया? पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसे लचीला बना दिया गया है। अदालत ने कहा कि असाधारण मामलों में, जैसे कि अत्यधिक कठिनाई हो या दुराचार का मामला हो, तो इस अवधि को माफ किया जा सकता है। ये तो वाकई एक बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो बहुत मुश्किल रिश्तों में फंसे हैं। बिल्कुल। अब भीमा कोरेगांव मामले की बात करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा को कुछ राहत दी है ना? जी, 73 वर्षीय कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दिल्ली में स्थानांतरित होने की अनुमति मिल गई है। लेकिन ये स्थायी है या अस्थायी? ये तब तक के लिए है जब तक कि ट्रायल शुरू नहीं हो जाता।
अदालत ने उनकी उम्र, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और मुंबई में रहने में आ रही वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखा। और एनआईए ने जो शर्तें लगाई थी उनका क्या? वो कड़ी शर्तें लागू रहेंगी। ये एक तरह से मानवीय आधार पर दी गई राहत है। दिल्ली से एक और खबर है। यहाँ हाईकोर्ट ने पुरानी कारों के बाजार को लेकर सरकार को फटकार लगाई है। हाँ, और फटकार का कारण बहुत गंभीर है। अदालत ने हाल ही में लाल किले के पास एक सेकंड हैंड कार में हुए ब्लास्ट का हवाला दिया। ओह। और सरकार से पूछा, क्या आप और धमाकों के बाद कार्रवाई करेंगे? अदालत अब इस्तेमाल की गई कारों की खरीद फरोख्त को रेगुलेट करने के लिए एक विस्तृत जवाब चाहती है। ये तो सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बहुत गंभीर। बॉम्बे हाई कोर्ट से एक और सख्त टिप्पणी की खबर है, इस बार महाराष्ट्र पुलिस की कार्यशैली पर। जी, ये मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS के कार्यान्वयन से जुड़ा है। ये तो नया क्रिमिनल कानून है। हाँ, और अदालत ने इसके लागू होने को लेकर महाराष्ट्र पुलिस के मनमाने रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है। किस बात को लेकर? खास तौर पर जांच की समय सीमा का पालन न करने पर। अदालत ने कहा कि जब कानून बदल गया है तो पुलिस पुराने ढर्रे पर क्यों चल रही है। उन्होंने गृह मंत्रालय से इस पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। अच्छा, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अस्थायी महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश के अधिकारों पर भी कोई फैसला दिया है? हाँ, और ये एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला है। बताइए इसके बारे में। अदालत ने साफ कहा है कि नौकरी में अगर कोई अस्थायी ब्रेक आता है तो वो किसी महिला को मातृत्व अवकाश के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। वाह। कोर्ट के शब्द थे, अस्थायी ब्रेक मातृत्व के अधिकारों को नहीं हरा सकते। ये तो बहुत ही सशक्त करने वाला फैसला है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ निचली अदालतों और अन्य महत्वपूर्ण कानूनी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को एक बड़ी राहत मिली है। जी, दिल्ली की एक अदालत ने ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत को खारिज कर दिया है। और इसका आधार क्या था? अदालत ने कहा कि ये पूरा मामला एक निजी शिकायत पर आधारित था, न कि किसी FIR पर। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ये सुनवाई की योग्य ही नहीं है। अच्छा, अब पुणे के उस चर्चित पोर्श कार क्रैश मामले में क्या अपडेट है? वहां अदालत ने नाबालिग ड्राइवर के पिता विशाल अग्रवाल और 7 अन्य लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इनमें वो डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिन पर आरोप थे? हाँ, वो डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिन पर नाबालिग के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ का आरोप है। ठीक है। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और इन्फ्लुएंसर सपना गिल का विवाद भी अदालत में है। जी, शॉ ने मुंबई की एक अदालत में कहा है कि गिल ने उनकी छवि खराब करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। ये मामला दिखाता है कि कैसे सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े विवाद एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल जाते हैं। केरल से एक और बड़ी खबर है, जहां हाई कोर्ट ने मसाला बॉन्ड्स मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को कुछ अंतरिम राहत दी है। हाँ, केरल हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा फीमा के तहत मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उस पर रोक लगा दी है। ये भी केंद्र और राज्य के बीच एक तरह के टकराव का मामला लगता है। एक तरह से, हाँ। अब एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जहां कानून अभी बन ही रहा है। जनरेटिव AI को लेकर केंद्र सरकार कुछ तैयारी कर रही है। जी, सरकार जनरेटिव AI द्वारा उठाए गए कानूनी सवालों के बीच कॉपीराइट के पूरे ढांचे का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। मतलब ये कि AI से बनी कला का मालिक कौन होगा, इस पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तकनीक और कानून के बीच बढ़ते टकराव का एक सटीक उदाहरण है जिसका समाधान खोजना बहुत जरूरी है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी 2 मामलों में सख्त रुख दिखाया है। एक दीपक जलाने को लेकर कोई विवाद था और दूसरा इंडिगो विवाद। हाँ, दीपक जलाने वाले विवाद में अदालत ने तमिलनाडु के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि कानून और व्यवस्था किसी के धार्मिक अधिकार को रोकने का बहाना नहीं हो सकता। और इंडिगो मामले में? उस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नई जनहित याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड पर भी अदालत ने संज्ञान लिया है। जी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा के उस नाइट क्लब में लगी आग पर एक याचिका का संज्ञान लिया है जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। ये सार्वजनिक सुरक्षा में लापरवाही के एक बहुत गंभीर मुद्दे को उजागर करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली, अदालत ने 12 लिव इन जोड़ों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देते हुए कहा कि राज्य को हर नागरिक की रक्षा करनी चाहिए, चाहे उनका रिश्ता समाज स्वीकार करे या नहीं। और दूसरी, अदालत ने चंद्रशेखर रावण के खिलाफ 2017 के सहारनपुर हिंसा मामले में FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है। और अंत में आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जी, ACB कोर्ट ने उनके खिलाफ जो फाइबरनेट मामला था उसे खारिज कर दिया है।
इससे उन पर चल रहे एक बड़े मुकदमे का अंत हो गया है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे अहम कानूनी सुर्खियां। अदालतों के ये फैसले और टिप्पणियां न केवल व्यक्तियों और संस्थानों पर असर डालते हैं, बल्कि ये हमारे समाज और कानून की दिशा भी तय करते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा से एक बहुत बड़ा विचार सामने आता है। अगर हम देखें, क्या एक तरफ हमने देखा कि कैसे अदालतें प्रदूषण, पशु अधिकार और तलाक जैसे सामाजिक मुद्दों में हस्तक्षेप कर रही हैं, और दूसरी तरफ एआई जैसी तकनीक नए कानूनी और नैतिक सवाल खड़े कर रही हैं जिनका हमारे पास अभी कोई जवाब नहीं है। हाँ, ये न्यायपालिका की बदलती भूमिका का संकेत है। वही तो सोचने वाला प्रश्न ये है कि क्या हमारा कानूनी तंत्र भविष्य की इन जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है, जहां गलती करने वाला शायद कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन होगी, एक एल्गोरिदम होगा। तब हम जिम्मेदारी कैसे तय करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी विचार के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है।